नमस्कार दोस्तों, हमारे पूर्वज कैसे थे और आज हम कैसे हैं? आखिर इंसान क्यों इस धरती पर राज कर पा रहा है? आपके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर आते होंगे। आज के इस वीडियो में आप इतिहास के उस दौर तक जाएंगे जिस दौर पे इंसान बेहद कमज़ोर था और जानवर बेहद पावरफुल थे। तो कैसे इंसान लगातार तरक्की करते हुए इन सारी सी स्पीशीज़ को पीछे छोड़ करके इतना आगे चला गया, कैसे इंसान ने अपने जीवन में लगातार तरक्की की। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मानव जाति के उत्पत्ति की शुरुआत तक जाना होगा कि कहां पर और कैसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई और कैसे मानव जाति ने, होमो सेपियंस ने अपना जीवन शुरू किया। आपको जानना चाहिए कि मानव जातियों में से सिर्फ होमो सेपियंस ही क्यों इतना आगे निकल पाए और इतनी तरक्की कर पाए। आखिर होमो सेपियंस इस आधुनिक युग तक कैसे पहुंच पाए? आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका के जंगल में एस्ट्रोपैथिकस नामक प्राणी के रूप में पाए गए थे, लेकिन बेहतर इन्वायरमेंट की तलाश में ये कई जगह माइग्रेट होने लगे, जिनसे इनके अनेक प्रकार बनने लगे। जैसे एशिया में ये होमोनेंडर के नाम से जाने जाने लगे। लगभग 2.5 लाख साल पहले जब ये दिखना शुरू हुए थे तब इनमें कुछ खास बात नहीं थी। ये भले ही सीधे खड़े हो लेते थे और अपने शिकार के लिए औजार बना लेते थे, लेकिन उस समय की लगभग सभी मानव जातियां इतना कर लेती थी। तो फिर क्यों बाकी सभी मानव जातियां खत्म हो गईं और होमो सेपियंस ही इस आधुनिक युग तक पहुंच पाए? आखिर क्यों होमो सेपियंस लगातार तरक्की करते गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए 2 थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि होमो सेपियंस की बुद्धि अन्य मानव जातियों की तुलना में अधिक थी और ये टेक्नोलॉजिकल दूसरी जातियों से आगे थे, इसीलिए इन्होंने उनके खाने के रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर लिया और उन जातियों को मारने लगे, जिससे वो तमाम सारी सी जातियां खत्म होने लगीं और होमो सेपियंस लगातार पावरफुल होते रहे। और दूसरी थ्योरी है इंटरब्रीडिंग थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि अन्य जो मानव जातियां थीं उस समय की, वो भी होमो सेपियंस के साथ मिलने लगी। ये आपस में मिला जुला करते थे, जिससे ये दोनों मर्ज होने लगे। इसके कई उदाहरण भी दिए गए हैं। एक उदाहरण ये था कि यूरोप के ज़्यादातर नागरिकों के डीएनए इन मानव जातियों से मिलते जुलते हैं। है ना ये आश्चर्य की बात? हो सकता है इन दोनों ही थ्योरीज में कुछ सच्चाई हो। अब वो दौर आता है जब होमो सेपियंस पूरी दुनिया को जीतने में कामयाब रहे। ये समय कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ये क्या था? दरअसल कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन था सीखने और बात करने की कला, जिसने होमो सेपियंस को बाकी सभी मानव जातियों से आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब ये लोग बड़े बड़े झुंड बनाने लगे और शिकार के लिए बेहतर औजार भी बनाने लगे थे। बस इतना ही नहीं, इस समय तक ये व्यापार करना भी शुरू कर चुके थे। क्योंकि इनका दिमाग विकसित हो चुका था, इसलिए ये अपने दुश्मनों को भी आसानी से हरा देते थे और किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में भी ये अपने जीवन को चला लेते थे और आराम से अपनी जिंदगी को जी लेते थे। इसलिए ये अफ्रीका से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और एशिया तक फैल गए थे। इनका दिमाग कितना विकसित था ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर इन्हें अफ्रीका से अमेरिका जाना पड़ता था तो बीच में कैरेबियन की ठंड से गुजरना पड़ता था। इसीलिए ये बड़े और न्यूट्रिशन से भरे जानवरों का शिकार करना शुरू करते हैं, जिससे इन्हें ज़्यादा समय के लिए भोजन भी मिल जाता था और उन जानवरों की खाल से अपने लिए कपड़े भी बना लेते थे और अपने लिए जूते भी बना लेते थे, जिससे इन्हें ठंड काटना काफ़ी आसान हो जाता था। उस समय तक ये पूरी दुनिया में फैल चुके थे। इस समय इन्हें केवल खतरा बड़े जानवरों से था, इसलिए इन्होंने
बड़े जानवरों को शिकार बनाना शुरू किया। और यही कारण है कि आज पृथ्वी से लगभग तमाम प्रकार के बड़े जानवरों की जातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। लेकिन लगातार होमो सेपियंस ही क्यों विकास करते रहे? आपको क्या लगता है? दरअसल होमो सेपियंस एक सोशल एनिमल है जो कम्युनिटी के साथ रहना पसंद करता है। इनके बीच भाषा का विकास हो जाने के कारण ये एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते थे। मान लीजिए अगर इनके झुंड के किसी एक व्यक्ति को बहुत सारे फलों के पेड़ मिल जाते या फिर ऐसा कोई खतरनाक जानवर मिल जाता जिससे इन्हें खतरा होता, तो ये आसानी से भाषा के माध्यम से अपने साथ वाले लोगों को बता देते थे और मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। इनके बीच भाषा का विकास मजबूत हो जाने के कारण ये लगातार पावरफुल होते गए और ये भाषा का तालमेल केवल होमो सेपियंस के पास ही था। इसीलिए इन्होंने भगवान, इतिहास और अधिकारों के बारे में बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। और आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे होमो सेपियंस की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल आज से लगभग 12,000 साल पहले होमो सेपियंस खेती करना और जानवरों को पालना भी सीख चुके थे और इससे पहले ये पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे। यानी कि ये जिस जगह में रहते थे उस जगह का शिकार करते थे और यदि उस जगह के जीव जंतु खत्म हो जाए इनके शिकार से या फिर कम हो जाए तो इन्हें मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन करना पड़ता था। इससे ये विकसित नहीं हो पाते थे। लेकिन एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाने के कारण ये एक जगह बसने लगे। एक जगह बसने से पहले गांव का निर्माण हुआ, गांव से शहर का निर्माण हुआ और फिर राज्य का निर्माण हुआ और फिर देश का निर्माण हुआ और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए आज की ग्लोबल सोसाइटी। इन्होंने जब खेती करना शुरू किया तो ये ऐसी जगह बसते थे जहां आसपास नदी या तो तालाब का पानी खेती के लिए आसानी से मिल जाता और यही कारण है कि लगभग आज ज़्यादातर पुराने गांव नदी या तालाबों के किनारे स्थित होते हैं। इनके पास खेती में ज़्यादा ऑप्शन न हो पाने के कारण ये केवल गेहूं या चावल जैसी गिनी चुनी फसलें ही कर पाते थे और जिसमें इन्हें न्यूट्रिशन के साथ भी समझौता करना पड़ता था। एक्चुअली खेती पर शिफ्ट होना एक लंबा प्रोसेस था। इनकी नई जनरेशन भी खेती पर डिपेंड होने लगी, पर जब तक इन्हें खेती की कमियों का पता चला तब तक इनका वापस शिकार पर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसीलिए ये लगातार खेती करते रहे। ये समय एक ऐसा समय था जब होमो सेपियंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। खेती के आ जाने के कारण इनके बीच व्यापार भी बढ़ने लगा था। इससे पहले ये अपनी ज़रूरतें एक दूसरे से मांग कर पूरी कर लिया करते थे, लेकिन अब इनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी थी। इसीलिए इन्हें ट्रेड करने के लिए एक मुद्रा की कमी भी महसूस हुई और साथ ही साथ व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए लिखने की कला की भी आवश्यकता हुई। अब इनकी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसीलिए इसको मैनेज करना भी मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए इन्होंने धर्म के माध्यम से नियम बनाना भी शुरू किया और उन नियमों का पालन कराने के लिए राजा भी अस्तित्व में आया और प्रशासन की व्यवस्था भी होने लगी और लोग राजाओं की बात को माने और नियमों को माने। इसलिए राजा अपने आप को भगवान का पुत्र या फिर स्वयं को भगवान भी बताने लगे थे और राजा धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार करने लगे और राजा जिस धर्म को प्रमोट करता था वो धर्म भी लगातार आगे बढ़ता रहा और प्रगति करता रहा। लेकिन अब तक मानव साइंटिफिक रेवोल्यूशन की चपेट में आ चुका था और ये बातें शुरू हो गई थीं कि वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से भी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
16वीं और 17वीं सेंचुरी में मानव ने मेडिसिन की खोज की और एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया। अब ये दुनिया जीने के लिए एक बेहद सुंदर जगह थी। पहले का मोर्टेलिटी रेट देखें तो लगभग हर आदमी के 3 से 4 बच्चे मर जाते थे, लेकिन साइंस अस्तित्व में आने के बाद ये बेहद कम हो गया और आज लगभग 1000 में से 1 बच्चा जो केवल मरता है। इससे लोगों को साइंस पर विश्वास होने लगा, पर इससे धर्म कट्टर पंथों और राजाओं को काफ़ी बुरा लगने लगा। इसीलिए वो वैज्ञानिकों को और विचारकों को परेशान करने लगे और फिर काल आया यूरोप में पुनर्जागरण का, जब महान साइंटिस्ट निकले और महान विचारक पूरी दुनिया के सामने आए। और अब वो समय आ चुका था कि दुनिया के लगभग 50% हिस्से पर ब्रिटिश अम्पायर का कब्जा था या फिर ब्रिटिश अम्पायर का राज्य था। और आज की इस ग्लोबल दुनिया में भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर देशों की संस्कृति ब्रिटिश अम्पायर से मिलती जुलती है। इसका सबसे मुख्य कारण था कि ब्रिटिश जहां पर राज्य करते थे वहां की लोकल कल्चर और संस्कृति को समाप्त कर देते थे और उन पर अपनी संस्कृति थोप देते थे। यही कारण है कि ब्रिटिश संस्कृति आज दुनिया पे नंबर 1 पर एग्जिस्ट करती है। पहले लोग मरने के बाद अपने जीवन को स्वर्ग में बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण लोग मरने से पहले अपनी जिंदगी को लग्जरियस बनाने के लिए प्रयास करने लगे। आज हम हवा में उड़ना, पानी में चलना से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं और इसी बीच हम कई बार युद्ध लड़े और हमारी जिंदगी बहुत सारे खतरों के बीच से भी गुजरी। इसीलिए आज के इस दौर को इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण दौर भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये शांतिपूर्ण दौर कहाँ है, यहाँ तो इतनी समस्याएं हैं, यहाँ इतनी परेशानी है। तो दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। उन्होंने लगभग 2-3 साल रिसर्च की और इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि छोटे समय के लिए कोई व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो सकता है या फिर दुखी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति अपने इस जीवन में सामान्य खुशियों का अनुभव करता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाए तो उस दिन उस व्यक्ति को बहुत दुख होगा और वो व्यक्ति बहुत दुखी होगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उस व्यक्ति को दोबारा नौकरी मिल जाए तो फिर वो व्यक्ति वापस खुश हो जाएगा या फिर वापस सामान्य हो जाएगा। तो इससे ये कहा जा सकता है कि लगभग व्यक्तियों का जीवन सामान्य चल रहा है। इससे ये तो तय है कि हम अपनी पहली जनरेशन से तो ज़्यादा ही सुखी हैं और ज़्यादा ही विकसित हैं। ये तो रही कहानी हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक की। अब सवाल आता है हमारे भविष्य का। आखिर भविष्य में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। इस समय वैज्ञानिक बायोनिक टेक्नोलॉजी और एंटी एजिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। शुरुआती समय में वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट कीड़ों पर किए। उसके कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट चूहों पर करना शुरू कर दिया और वो दिन दूर नहीं जब वैज्ञानिक इंसान के अंदर से उम्र बढ़ाने वाले जीन को खोज लेंगे। साथ ही वैज्ञानिक इंसान और मशीन को मर्ज करने पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं और इसे ही बायोनिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के एक इलेक्ट्रीशियन ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उसे बायोनिक हाथ लगा दिए जो हाथ मशीन के थे। वो अपनी इमेजिन क्षमता से उन हाथों को कंट्रोल भी कर सकता है और अपने काम को बिना थके और तेजी स्पीड के साथ कर लेता है। हालांकि कई देशों में ऐसे एक्सपेरिमेंट पर बैन लगा है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा ही नहीं लगी रहेंगी। अगर इंसान को महसूस हुआ कि किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ाई जा सकती है तो इंसान सारी हदें पार करके उस ओर तेजी से बढ़ेगा और फिर होमोसेपियंस खत्म हो जाएंगे। अब आप कहेंगे होमोसेपियंस
क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि इस समय इंसान एक बिल्कुल नई प्रजाति बन जाएगा, जिस पर आधा इंसान होगा और आधी मशीन होगी। इंसान बेहद कंफर्ट जोन पर पहुंच जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय पर इंसान केवल बैठकर अपनी आंखों के इशारे से ही इस पूरे काम को कर सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो के विषय में कोई सुझाव है तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।